नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राजीव। बस 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, एक एक खबर होगी आपके पास। राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को दिल्ली से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रंजीत के साथ उसकी मां कौशल्या भी थी। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। दोनों को दिल्ली के लोधी रोड पुलिस स्टेशन के स्पेशल सेल में रखा गया। दोनों कार से हरियाणा की तरफ से आ रहे थे। पुलिस ने उनकी कार से लैपटॉप, पैसे और कुछ दस्तावेज जब्त किए। झारखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कोहली की गिरफ्तारी की। कोहली का आज दिल्ली में मेडिकल होगा, फिर उसकी कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद झारखंड पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची जाएगी। रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन का आरोप है कि शादी के बाद उसने तारा शाहदेव पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। वहीं तारा शाहदेव के मुताबिक सभी सबूतों को अपने पक्ष में करने के बाद रंजीत सिंह कोहली सबके सामने आ रहा है। तारा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर ढिलमुल रवैया अपनाया। झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार के मुताबिक अभी तक कोहली से संबंधित जितने भी दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे, उसमें तारा के पति का नाम रंजीत सिंह कोहली ही है। गिरफ्तारी से पहले कोहली ने पुलिस को खत लिखा था, जिसमें उसने तारा के सभी आरोपों को खारिज किया। रंजीत के मुताबिक तारा ने 15 लाख रुपए मांगे थे, नहीं देने पर उस पर ये आरोप लगाए गए। वहीं रांची में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन के पड़ोसी रहे एक शख्स ने दावा किया है कि कोहली कभी मुस्लिम नहीं था। खुद को कोहली का पड़ोसी बताने वाले शख्स ने यह भी दावा किया कि वो कोहली के परिवार को 80 के दशक से जानता है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर जाते वक्त कार सवार बदमाशों ने लड़की को अगवा कर लिया। बदमाश उसे अपनी कार में बिठाकर मेरठ ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। 4 आरोपियों में से एक लड़की का पड़ोसी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस के मुताबिक वो मरा ही नहीं है। कर्नाटक पुलिस ने चंद्रमोहन शर्मा को एक लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस उसे लेने रवाना हो चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में एक कार में जला हुआ शव मिला था, जिसकी पहचान चंद्रमोहन शर्मा के रूप में हुई थी। उसकी पत्नी ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए थे। मुंबई में एक मॉडल से रेप के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के गृह विभाग ने मुख्यमंत्री के पास पारस्कर को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे सीएम ने मंजूर कर दिया। इससे पहले मुंबई के सेशंस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। यूपी के मेरठ में नशे में धुत एक पुलिस वाले ने काफी देर तक ड्रामा किया। पुलिस वाले के ड्रामे से लोग परेशान हो गए। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस वाले सिपाही को अपने साथ ले गए। मेरठ के खरखौदा इलाके में गुस्साई भीड़ ने हापुड़ रोड पर कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। एक कार को दोस्तों में निशाना बनाया गया, जो उसमें 2 लोग सवार थे। गनीमत रही कि दोनों को चोट नहीं आई। लोगों की नाराजगी उस वक्त देखने को मिली जब हापुड़ रोड पर एक ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने कई ट्रकों और टैंकरों को भी निशाना बनाया। भीड़ ने ट्रकों पर ईंट पत्थर फेंके। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जल्द ही हटने की उम्मीद है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर भरोसा दिया है। कल यानी 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। उससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने गडकरी से मुलाकात की। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने कल उत्तम नगर इलाके में ई रिक्शा चालकों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। महाबल मिश्र की अगुवाई में कांग्रेसी ने सड़क जाम की, तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन चलाए। ई रिक्शा चालकों ने कोर्ट से अपील की है कि अगर ई रिक्शा को इजाजत नहीं मिली तो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। पूरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। लोकल कंपनी की कोल्ड ड्रिंक चालकों ने कोर्ट से अपील की है कि अगर ई रिक्शा को इजाजत नहीं मिली तो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। पूरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। लोकल कंपनी की कोल्ड ड्रिंक दिए जाने पर विपक्षी पार्षदों ने बैठक में ही कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फेंककर विरोध जाहिर किया। विपक्षी पार्षदों का कहना है कि लोकल कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीने से बीमार होना तय है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाकर उसका गबन करने में लगा हुआ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति मंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी।
दरअसल मनोज नरूला ने साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दागी मंत्रियों को यूपीए सरकार से हटाने की मांग की थी। मनोज नरूला ने आरजेडी कोटे के 4 मंत्रियों लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश यादव, एम ए फातमी और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को यूपीए सरकार में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिल का मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में आज ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को एरोटिक स्टेनोसिस है, जिसे ठीक करने के लिए 2 ऑपरेशन किए जाएंगे। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विजय डिसिल्वा के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। 66 साल के लालू यादव को सोमवार को बांद्रा के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर डिसिल्वा के मुताबिक लालू के एरोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट यानी कि एवीआर और एरोटिक रिपेयर किए जाएंगे। लालू यादव के हार्ट का ऑपरेशन डॉक्टर रमाकांत पांडा करेंगे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल का ऑपरेशन किया था। उधर लालू यादव का हालचाल जानने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंबई जाएंगे। इससे पहले कल बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा लालू प्रसाद यादव को देखने मुंबई पहुंचे। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लालू की हालत पहले से बेहतर है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे आज से महाराष्ट्र में संघर्ष यात्रा पर निकल रही हैं। बीजेपी की संघर्ष यात्रा बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ से शुरू होगी, जो कि 4 दिन तक चलेगी। सिंदखेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज की मां और राजमाता जीजा का जन्म स्थान है। संघर्ष यात्रा के दौरान पंकजा मुंडे 21 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड से सीनियर नेता लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बाहर कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें इन दोनों के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी हटा दिया गया। बीजेपी ने इन सीनियर नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया, जिसमें वाजपेयी, अडवाणी और जोशी को रखा गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है। कांग्रेस ने कहा यह मार्गदर्शक मंडल नहीं बल्कि मूकदर्शक मंडल है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य रखे गए हैं और बोर्ड के अध्यक्ष अमित शाह होंगे। संसदीय बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ, जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू को शामिल किया गया। इनके अलावा बोर्ड में नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत को भी जगह दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और रामलाल को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर पार्टी के सभी अहम फैसले संसदीय बोर्ड में ही लिए जाते हैं। वाजपेयी की अनदेखी पर कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्ला के मुताबिक अटल आडवाणी के नाम पर मोदी ने चुनाव जीता और काम निकलने के बाद उन्हें किनारा कर दिया। संसदीय बोर्ड के अलावा बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 15 सदस्य हैं। इसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया गडकरी और अनंत कुमार को शामिल किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में थावरचंद गहलोत, शिवराज चौहान, जेपी नड्डा, रामलाल, जुएल ओरांव, शाहनवाज हुसैन और विजय हटकर भी शामिल हैं। 4 राज्यों के राज्यपालों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से ये जानकारी दी गई है। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए तो सी विद्यासागर राव को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। साथ ही वजूभाई रुद्रभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए। राज्यपाल बनाए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने कहा कि वो राज्यपाल नहीं बल्कि सेवक की तरह काम करेंगे। कल्याण सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया, कहा सरकार बदलते ही पुरानी सरकार में नियुक्त राज्यपालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो सक्रिय राजनीति में लौट सकती हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सोमवार को ही राजनाथ सिंह से मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया था। राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही वो कुछ कहेंगी। शीला के दिल्ली लौटने की संभावना से सियासी हलचल बढ़ गई। कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि इससे दिल्ली में कांग्रेस को फायदा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी इन दिनों जनसभा करने में व्यस्त है। मंगलवार को पार्टी नेता गोपाल राय ने दिल्ली में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली की बुनियादी समस्याओं को उठाकर जनता को रिझाने की कोशिश की। यूपी के सरथना से बीजेपी विधायक संगीत सोम को Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि संगीत सोम की जान को खतरा है। यूपी के गृह सचिव कमल सक्सेना ने कहा है कि विधायक संगीत सोम को Z सिक्योरिटी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गृह सचिव के मुताबिक संगीत सोम को पहले से ही हाईकोर्ट के आदेश पर वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी।
इस बीच शामली से बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने भी अपनी जान को खतरा बताया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सुरेश राणा के मुताबिक जांच एजेंसियां भी उनकी जान को खतरा बता चुकी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तगड़ा झटका लगा है। एमएनएस के कद्दावर और मुस्लिम नेता हाजी अराफात शेख ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो पार्टी के उपाध्यक्ष और वातुक सेना के अध्यक्ष हैं। एमएनएस छोड़ने के बाद वो कहां जाएंगे और इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया। अराफात के साथ वातुक सेना के उपाध्यक्ष उबैद खां समेत सैकड़ों लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। शेख ने दावा किया कि आने वाले दिनों में जल्दी पार्टी से कई नगर सेवक और पदाधिकारी राज ठाकरे की पार्टी छोड़ेंगे। हाजी अराफात शेख के मुताबिक राज ठाकरे मुस्लिम मुद्दों को तवज्जो नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं को 2 शादियों की इजाजत मिलनी चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक संतान पाने के लिए हिंदुओं को बिना तलाक 2 पत्नी रखने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने 100 रुपए में टिकट देने का ऑफर किया है। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग 27 अगस्त से 31 अगस्त तक की जा सकेगी। इस ऑफर के तहत 27 अगस्त से 30 सितंबर तक सफर किया जा सकेगा। कंपनी 27 अगस्त को एयर इंडिया दिवस के रूप में मना रही है, जिस मौके पर ये पेशकश की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि की जमा राशि पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस वित्त वर्ष में ब्याज दर 8.75% पर ही बरकरार रहेगी। यूपी में मुजफ्फरनगर में हिंसा को आज 1 साल हो गया। हिंसा में मारे गए लोगों की आज बरसी मनाई जाएगी। यूपी के गृह सचिव के मुताबिक मुजफ्फरनगर में प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में पिछले साल आज के दिन कवाल गांव में सचिन और गौर नाम के लड़के की हत्या हो गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को छोड़कर बाकी जगह खूब बिजली कटौती चल रही है। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में भी 10 से 11 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। इलाहाबाद में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, जबकि गोरखपुर में 18 से 19 घंटे बिजली गायब रहती है। मेरठ में 10 से 12 घंटे बिजली कटौती, गाजियाबाद में 12 से 14 घंटे बिजली गुल रहती है। अलीगढ़ में 14 से 15 घंटे की कटौती, तो फैजाबाद में लोगों को 16 से 17 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में बिजली कटौती को लेकर मचे हाहाकार के बीच कानपुर में बीजेपी विधायक सतीश महाना धरने पर बैठ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजनौर में भी बिजली की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 74 पर जाम लगाया। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस और भीड़ में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोगों को चोट भी आई। यूपी में बिजली की दिक्कत है, लेकिन रामपुर में बिजली की बर्बादी देखने को मिल रही है। स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती है। साथ ही शहर के विकास भवन के दफ्तर से गायब रहे कर्मचारी, लेकिन दिन भर जलती रही बिजली। यूपी के मुरादाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने मशाल लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और सड़कें जाम कर दी। यूपी के गोंडा में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने आवास विकास उपकेंद्र पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने फैजाबाद राजमार्ग भी जाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया। यूपी में बाढ़ से बिगड़े हालात अब तक ठीक नहीं हुए, लोगों में सरकारी राहत को लेकर भारी गुस्सा। यूपी के 10 जिले बाढ़ की चपेट में है। 653 गांवों की तकरीबन 4,90,000 से ज्यादा की आबादी सैलाब से अब भी जूझ रही है। बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद सभी बाढ़ की चपेट में। बहराइच में 150 गांव अभी बाढ़ की चपेट में, हालांकि घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बाढ़ कटाव की वजह से जिले में तकरीबन 12,000 मकान और झोपड़ियां क्षतिग्रस्त। पंजाब के लुधियाना में कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। आग लगने के चलते फैक्ट्री के भीतर धुआं भर गया, जिससे उनका दम घुट गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खाली पड़े गोदाम में गैस लीक होने से अफरा तफरी मची। गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 की स्थिति गंभीर है। गैस प्रभावित लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, तब जाकर गैस लीकेज को रोका गया।
मध्य प्रदेश के सागर में एलपीजी गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट में परिवार के 4 सदस्य सहित 5 लोग झुलस गए। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस घर में हादसा हुआ वहां खाली और भरे हुए कई सिलेंडर रखे थे। आशंका जताई जा रही कि घर में खाली सिलेंडरों में गैस भरने का काम किया जाता था। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस की गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों और एक आरोपी की मौत हो गई। अलीगढ़ में 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत में दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई और ड्राइवरों की जलने से मौत हो गई। यूपी के महाराजगंज में घुगली रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन एमपी के दमोह से बिहार के सीतामढ़ी जा रही थी। हादसे की वजह से गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेल लाइन ठप हो गई। आगरा में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। चेन्नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस से लगेज कोच का व्हील स्टैंड टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन से लगेज कोच को हटा दिया गया। बिजनौर में एक स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। बस का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने पीड़ित महिला के पेट में कैंची और रुई छोड़ दी। पेट में दर्द होने के बाद जब महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया तो तब जाकर डॉक्टर्स की करतूत सामने आई। अब न्यूज 222 में आगे बढ़ते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबरों पर। यूपी के कन्नौज में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा। बच्चों के मुताबिक उन्हें स्कूल टीचर अश्लील फिल्म भी दिखाते हैं। छात्रों के परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन आरोपी प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चे स्कूल में गंदी गंदी बात करते हैं और इसीलिए उन्हें सजा दी गई। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक बीडीसी सदस्य को चाकू से गोद कर गोली मार दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बदमाश लूट के इरादे से बीडीसी सदस्य के घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी। गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। युवक को 5 गोलियां मारी गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुशीनगर में ससुर का अंतिम संस्कार करने गए शख्स और उसके बेटे की नदी में डूबकर मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद अब बेटे का शव तो ढूंढ लिया गया, लेकिन पिता के शव की तलाश अभी भी जारी है। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की को अकेला देखकर 2 मंजिले युवक ने अपनी बाइक पर खींच लिया और रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। भागने के दौरान एक युवक का मोबाइल गिर गया। उसी मोबाइल के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को खोज निकाली। यूपी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाइक रैली निकाली। छात्रों की जागरूकता रैली शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी। यूपी के इटावा में एक नाबालिग लड़की ने गरीबी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। युवक की मौत के बाद प्रशासन ने उसके परिवार की मदद का भरोसा दिया। बदायूं में बदमाशों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़े गए। एसटीएफ के आईजी के मुताबिक पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए। एमपी के जबलपुर के तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। तो सीनियर्स ने कॉलेज के एक छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में बिहार के मंत्री के बेटे के साथ रैगिंग मामले में 3 छात्रों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले में 2 स्कूल स्टाफ की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपी तीनों छात्रों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार रैगिंग के शिकार छात्र से मिलने के लिए ग्वालियर के अपोलो अस्पताल पहुंचे। शहीद लांस नायक धर्मेंद्र कुमार को पटना में सीएम जीतन राम मांझी ने श्रद्धांजलि दी। कुपवाड़ा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में लांस नायक धर्मेंद्र कुमार शहीद हो गए। मुंबई में इस बार गणेशोत्सव पर एक खास मूर्ति आई है। 24 कैरेट गोल्ड से बनी ये मूर्ति 5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है। करीब 40 किलो की ये मूर्ति थाईलैंड में बनी है। 15 कारीगरों ने 3 महीने में से बनाया। इस खास मूर्ति के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सूरत में गणेश जी की 600 करोड़ की हीरे की मूर्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। गणेश जी की मूर्ति हीरा कारोबारी कनू आसोदरिया के पास मौजूद है, जिसे वो बेल्जियम से लेकर आए हैं। कारोबारी के मुताबिक ये मूर्ति 12 साल पहले कच्चे हीरे के जत्थे में मिली और ये अब भी अपने प्राकृतिक आकार में ही। गणपति की ये मूर्ति 182.53 कैरेट शुद्ध हीरे की है और इसका वजन 36.5 ग्राम है। मुंबई में इस बार लोग मिट्टी से बने इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति खरीद रहे हैं। मुंबई में गणपति के 10,000 से ज्यादा पंडाल लगते हैं और 10 लाख से ज्यादा घरों में लोग गणपति स्थापना करते हैं।
पुणे में गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के साथ साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्तियों की भी डिमांड है। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे लोगों के साथ स्कूल गर्ल की मूर्तियां बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की है।